नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल। आप लोगों का स्वागत है ट्रूली अनबायस्ड की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम एक ऐसे देश की बात करने वाले हैं जो पिछले 6 सालों से सिविल वॉर झेल रहा है। यूनिसेफ ने इसको द बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर भी घोषित किया है। तो चलिए बात करते हैं सीरिया की। जी हाँ, वो देश सीरिया नहीं यमन है। यमन में पिछले 6 सालों से सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी वहां पे कैजुअलिटीज हुए हैं। इसके इफेक्ट्स एंड इसके रीजन, हिस्ट्री सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यमन के बारे में बात करने से पहले जरूरी हो जाता है कि वहां की ज्योग्राफी हम समझें। यमन एक मिडल ईस्ट का देश है जो कि अपना नॉर्दर्न बॉर्डर सऊदी अरेबिया एंड ईस्टर्न बॉर्डर ओमान से शेयर करता है। इसके बाकी सारे बॉर्डर्स समुद्रीय तट हैं। यहां पे रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी अरब स्प्रिंग से। अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी 2010 में टूनीशिया से, जहां पे एक फ्रूट सेलर ने खुद को आग लगा ली थी सिस्टम से परेशान होकर। इस इंसिडेंट ने वहां के लोगों को आक्रोश से भर दिया। इसी दौरान पूरे नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में काफी सारी कंट्रीज में डिक्टेटरशिप्स को हटाने के लिए डिमांड होने लगी। इसी दौरान यमन में भी प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला साले को हटाया गया एंड 2012 में प्रेसिडेंट बने मंसूर हादी। अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी, इनकी गवर्नमेंट अपने साथ लेकर आई मास अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी। इन्हीं सब मिसमैनेजमेंट का फायदा हुआ दो ग्रुप्स को। सबसे पहले अलकायदा, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। इन्होंने यमन का सदर्न एरिया, खासकर की एडन जो कि पोर्ट एरिया है, उस पर कब्जा किया। सेकेंड ग्रुप था हाउदीज। यमन एक सुन्नी गवर्नमेंट है एंड हाउदीज है शिया वहां के। एंड उनकी स्टार्टिंग से कंप्लेंट रही है कि गवर्नमेंट उनको ऑपरेस करना चाहती है एंड उनके साथ भेदभाव हुआ है। आप इस मैप में हाउदीज एंड अलकायदा के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए एरियाज को देख सकते हैं। खासकर की हाउदीज, जिनकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जून 2014 में उन्होंने कैपिटल सना को ऑक्यूपाई किया अपने फोर्सेस का यूज करके। 2015 में प्रेसिडेंट हादी एस्केप करने में सफल रहे एंड सऊदी अरेबिया चले गए। अब हुदीज के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया ने 10 और कंट्रीज के साथ मिलकर कोएलिशन फॉर्म की। सऊदी अरेबिया का मानना है कि ईरान हुदीज को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ईरान का रोल समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किसी भी कॉन्टिनेंट में दो कंट्रीज ऐसी होती हैं, दो सुपर पावर्स ऐसी होती हैं जिनका एम रहता है कि इस कॉन्टिनेंट को हम कंट्रोल करें। जैसे एशिया में इंडिया और चाइना है, साउथ अमेरिका में ब्राजील एंड अर्जेंटीना है। सिमिलरली मिडिल ईस्ट में ईरान एंड सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहती हैं, जो यहाँ की सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं। अब ईरान एक शिया गवर्नमेंट है जो कि सऊदी अरेबिया की सुन्नी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चाहती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान काफी सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि इराक में हजबल्ला, कतर में कतीफी, जो कि सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स पे एक्टिव है। सिमिलरली साउथ में यमन में ईरान ने हौदीज को सपोर्ट किया है सऊदी अरेबिया पे प्रेशर बनाने के लिए। इन्होंने अपने वेपन से लेकर अपने मिलिट्री एडवाइस तक हुदीज को प्रोवाइड की है। सऊदी लेड कोalition ने ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म की शुरुआत की। इन्होंने यमन में हाउदीज लेड एरियाज में बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड ये बॉम्बिंग इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग थी, जिसमें काफी सारे सिविलियंस भी मारे गए। अब यहां से शुरुआत होती है प्रॉक्सी वॉर की। सुपर पावर या बड़ी बड़ी कंट्रीज जो एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्टली एक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती, वो एक बैटल ग्राउंड पे वॉर लड़ती हैं इनडायरेक्टली वहां के ग्रुप्स को सपोर्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, सीरिया में यूएसए सपोर्ट कर रही है वहां के रेबल ग्रुप्स को एंड वहां के डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, इनडायरेक्टली अपने आर्म से, अपने वेपन से एंड अपने सपोर्ट से। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। दोस्तों, मेरी रिसर्च के दौरान आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड वेबसाइट कॉल्ड येमेन डेटा प्रोजेक्ट। इनके अकॉर्डिंग अब तक 1949 डेज की वॉर में कोएलिशन के द्वारा अराउंड 21,587 एयर रेड्स की गई, बॉम्बिंग की गई। एक एयर रेड में मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूं, आप जाके यहां पे और भी डेटा चेक कर सकते हैं। किसी भी वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एंड कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है सिविलियंस को अपनी जान देकर। इस इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग की वजह से काफी सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड सिविलियंस एरियाज पे बॉम्बिंग की गई एंड जिसमें काफी सारे सिविलियंस मारे गए। अकॉर्डिंग टू ACLED रिपोर्ट,
अराउंड 1,12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 12,000 सिविलियंस हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप इस वेबसाइट पे जाके और भी डेटा देख सकते हैं। अब 31 मिलियन की पॉपुलेशन वाले इस देश में अराउंड 80% लोग, दैट इज 24.2 मिलियन लोग डिपेंड करते हैं चैरिटी पे अपनी बेसिक नीड्स के लिए, जैसे कि खाना, पानी, मेडिकल फैसिलिटीज। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, यहाँ पे अराउंड हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जाता है ड्यू टू प्रिवेंटेबल कॉजेज, क्योंकि वो माल न्यूट्रिशन होता है, इम्यूनिटी नहीं होती, एंड बेसिक छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि बुखार, मलेरिया, डेंगू या फिर डायरिया की वजह से बच्चे मारे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेव द चिल्ड्रन वेबसाइट, 2015 से लेकर 2018 के बीच अराउंड 85,000 बच्चे, 85,000 बच्चे मारे गए हैं ड्यू टू प्रिवेंटेबल कॉजेज। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, यहाँ पे अराउंड 2 मिलियन बच्चे मैल न्यूट्रिशन है। ये नंबर इस साल के अंत तक 2.4 मिलियन तक बढ़ सकता है। हुदीज ऑक्यूपाइड एरियाज में काफी गंदगी है, मिसमैनेजमेंट है, सड़कों पे कूड़ा है एंड सीवर का पानी आता है, जिसकी वजह से कॉलरा आउटब्रेक भी यमन में होता है। अब तक अराउंड 2.2 मिलियन केसेस कॉलरा के आ चुके हैं, जिसमें 30% बच्चे हैं। इसमें 3,000 से ज्यादा मौतों का अनुमान किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, यमन को रिवाइव करने के लिए 2020 में 535 मिलियन US$ की फंडिंग की जरूरत है, जिसमें से अभी तक 183 मिलियन US$ की फंडिंग आई है एंड अभी भी अराउंड 66% ये कम है। एंड गाइस, जितनी भी फंडिंग आ जाए, जितनी भी इंटरनेशनल हेल्प आ जाए, वो जरूरी नहीं है कि जिसको जरूरत है उस तक पहुंच रही है। हुदीज उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उसको अलकायदा ब्लॉक कर रहा है, एंड साउदी लेड कोलिशन ट्रूप्स भी उस हेल्प को ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे कि सिविलियंस तक वो हेल्प नहीं पहुंच रही है। UNDP की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रहती है तो 2022 तक यमन दुनिया की सबसे पुअरेस्ट कंट्री होगी, जिसमें 79% पॉपुलेशन उनकी पॉवर्टी लाइन के नीचे होगी एंड 65% लोग एक्सट्रीमली पुअर होंगे। सऊदी लेड कोलिशन में स्टार्टिंग से ही 10 कंट्रीज हैं, जिनमें से कतर 2017 में एग्जिट हो गया था एंड 2019 आते आते UAE ने भी अपनी एक्टिविटीज बहुत कम कर ली थी। काफी सारी कंट्रीज हैं जैसे कि USA, UK, फ्रांस, वो इस कोलिशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं बाय सेलिंग देम वेपन्स, एंड यही वेपन्स बाद में यूज किए जाते हैं सऊदी अरेबिया के द्वारा यमन में बॉम्बिंग करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सिप्री, पिछले 5 साल में USA इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स, एंड इनके जितने भी वेपन्स हैं उसमें से 50% गोज टू मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड उसके भी 50% गोज टू सऊदी अरेबिया, सो विच मेक्स सऊदी अरेबिया बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स। खाली 2015 में ही सऊदी अरेबिया ने USA से 20 बिलियन US$ के वेपन्स खरीदे थे। USA का इस वॉर में इंक्लूजन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अल कायदा। USA नहीं चाहता कि अल कायदा सदर्न यमन में हो। इस पूरी वॉर सिचुएशन को द बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर बताया जा रहा है यूनिसेफ के द्वारा। काफी सारी जानें गई हैं, सिविलियंस मारे गए हैं एंड सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो बच्चों पे हुआ है। बच्चे वहां पे मैल न्यूट्रिशन है, अराउंड 85% बच्चे वहां पे मैल न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से एक पूरी पीढ़ी उनकी खतरे में है। यमन इज एक्चुअली क्लोज टू एक्सटिंक्शन। इस सिचुएशन को इंटरनेशनल या फिर इंडियन मीडिया के द्वारा नहीं कवर किया गया। इसके बारे में जानकारी जुटाना लेकिन काफी आसान है। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट जैसे कि UN, यूनिसेफ, WHO, WFP, ACLED, यमन प्रोजेक्ट, सेव द चिल्ड्रन चैरिटी, इन किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर आप यमन टाइप करते हैं, यमन सर्च करते हैं, तो आपको यमन के रिगार्डिंग काफी सारा डेटा, वहां की करंट सिचुएशन, कितनी उनको रिक्वायरमेंट है, कैसे आप फंडिंग कर सकते हैं, हर डिटेल आपको आसानी से मिल जाएगी। ये जो मैंने आपको डेटा दिया, ये छोटा सा उसका एक पार्ट है। काफी सारी रिसर्च आप खुद से भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम यार, अगर आप कोई खाना फेंकें, खाना वेस्ट करने की सोचें, तो इन बच्चों की हालत जरूर देख लेना। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि फ्यूचर में आप किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे अनबाइस्ड। जय हिंद, जय भारत।